Hello everyone, today I will discuss about the NACJS previous year question as a stage first. So let's start. Our first question is the process involved in healing of the wound is. तो जैसा कि आप जानते होंगे माइटोसिस, मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सोमेटिक डिवीजन। क्या कहते हैं, सोमेटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो होगा सेल हमें बनानी है, सेल का फॉर्मेशन होना है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। मियोसिस जो है वो ओनली कहाँ पर होता है, जर्म सेल्स में। कहाँ पर होता है, जर्म सेल्स में, जहाँ पर हमें क्या बनाना हो, गैमेट्स बनाने हो, वहाँ पर होता है। मियोसिस फर्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही एक्चुअल जो है गैमेट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम हाफ होते हैं वो ही होता है, और मियोसिस सेकंड जो है वो मियोसिस फर्स्ट के बाद ही होगा। तो आर करेक्ट आंसर इज माइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग द एक्शन ऑफ कॉल्चिसिन इट मे बी कंसिडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब यहाँ पर है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो होता है ये केमिकल है जो क्या करता है, सेल्स के पॉलीफरेशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, या हम कह सकते हैं कि मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, किस डिजीज़ में करेंगे, तो ये जो डिजीज़ है हेयर फॉल, एनीमिया, ये डिजीज़ सेल डिवीज़न से रिलेटेड नहीं है, बट कैंसर में अगर आपको पता हो तो कैंसर में क्या होता है, जो सेल है वो अनकंट्रोल डिवीज़न करती है, उसकी वजह से वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए कॉल्चिसिन को हम किस में करेंगे, कैंसर जो डिजीज़ है उसमें कंसिडर करेंगे। हालांकि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन कंसिडर करने के लिए बोला है तो हम कर देते हैं, क्योंकि केमिकल है तो टॉक्सिक होता है इसलिए यूज़ नहीं करते जनरली, बट प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स को रोकने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये दिया हुआ है सेल साइकिल, और सेल साइकिल जो है यहाँ पर आपने सुना होगा कि सेल साइकिल में दो हमारे पास में फेजेस होंगी, इंटरफेज और एम फेज। विद एन एम फेज में आपके कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 3 to 4। दो क्वेश्चन है, उनके आंसर इसी के बेस पर देने हैं। स्टूडेंट ट्रीट सम अनियन रूट टिप्स विद कॉल्चिसिन दैट इज रेस्पॉन्सिबल अरेस्टिंग सेल डिवीजन। तो ये कॉल्चिसिन लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया है कि कॉल्चिसिन जो है वो सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देगा। कौन सी फेज में, मेटाफेज फेज में। क्यों, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर को डिसॉल्व कर देगा। एंड फर्दर प्रिपेयर्ड अ स्लाइड ऑफ रूट टिप्स। रूट टिप्स जो होगा, शूट टिप्स या रूट टिप्स, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल मिलती है जो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिवीजन करती रहती है। विच विद एसिटोसिन स्टेन क्रोमेटिन, ये यहाँ पर हमने स्टेन लिया है, स्टेनिंग करने के लिए जो केमिकल है वो है यहाँ पर। एंड observed under high power of compound microscope, he is well aware of the cell cycle given alongside। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, which of the following is not true about his observation। जो स्टूडेंट है उसने जो ऑब्जर्वेशन देखा है उसमें से क्या सही नहीं है। मोस्ट सेल्स आर इन इंटरफेस, हमने जब बोला है कि हमने कॉल्चिसिन का यूज कहाँ किया है, मेटाफेज का, तो मेटाफेज। फिर मोस्ट सेल्स आर इन मेटाफेज, ये भी है। और नेक्स्ट है नो सेल्स आर इन एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज जो है एनाफेज और टीलोफेज जो है ये सेकंड लास्ट और लास्ट फेज है। उसके बाद में है क्रोमोसोम्स कुड बी ऑब्जर्व बेटर देन अ स्लाइड प्रिपेयर्ड विदाउट कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है कि क्रोमोसोम को जो हम है आसानी से ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं जब हमने स्लाइड जो है कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट के साथ बनाई हो। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, क्योंकि कॉल्चिसिन का अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया है तो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो तो हमें ठीक से दिखेगा ही नहीं उस स्टेज का पूरा इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द स्टूडेंट चूज रूट टिप्स ऑफ अनियन। तो मैंने अभी बताया आपको जो शूट और रूट टिप्स होती है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और वही क्या करते हैं, डिवीज़न करने में ज़्यादा एबल होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, रूट टिप्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट, इफ ब्रेन इज कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ an organism then at cellular level which cell organelle can be comparable to brain। तो जैसा कि हम जानते हैं ब्रेन हमारा हेडक्वार्टर होता है, हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से सेल में कौन होता है हेडक्वार्टर, कौन होता है, न्यूक्लियस। सो आवर करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट, most of the cellular RNA is synthesized and stored।
रिस्पेक्टिवली। हमें ये बताना है कि जो सेल्यूलर आरएनए है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होगा और उसको स्टोर हम कहाँ पर करेंगे। तो जनरली यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, राइबोसोम साइटोप्लाज्म, राइबोसोम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। ये दोनों जो हैं ये एकदम बिल्कुल क्या है, अपोजिट एक दूसरे के। बस हमें यहाँ ध्यान रखना है, उसने पूछा है पहले सिंथेसाइज देन स्टोर। तो सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, तो आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलता है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं, आरएनए फैक्ट्री, क्योंकि वहां पर क्या बनता है, आरएनए जो है बनेगा। उसके बाद में इस आरएनए को हम स्टोर करते हैं राइबोसोमल आरएनए के रूप में, यानी कि हम उसे राइबोसोम के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। डायरेक्टली न्यूक्लियोलस नहीं दिया हुआ है बट न्यूक्लियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिथ्रोसाइट्स सेपरेटेड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड वर मिक्स्ड विद certain fluids on a slide and observed under the microscope. Which of the following will be the expected result? तो जैसा कि हमें बताया गया है कि ह्यूमन ब्लड सेल्स दी हुई हैं, वो भी इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हमने उसे क्या कर दिया है, रख दिया है किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर रख दिया है। अब हम क्या देखेंगे उसके अंदर चेंजेस। तो यहाँ पर होगा प्रोसेस ऑस्मोसिस। क्या होगा, ऑस्मोसिस, यानी कि जिस फ्लूइड में रखा है, अब वो फ्लूइड उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है, तो वो फ्लूइड आरबीसी के अंदर एंटर करेगा और वहां पर वो आरबीसी क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। और अगर ये ज्यादा ही कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, यानी कि वाटर जो ज्यादा ही मूवमेंट अगर कर रहा है, तो लास्ट में सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा विद डिस्टिल्ड वाटर द सेल स्वेल एंड इवेंचुअली बर्स्ट। या तो वो स्वेल हो जाएगी, अगर ज्यादा ही उसमें जो वाटर अंदर एंडोस्मोसिस के थ्रू पहुंच जाता है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the cell of oil seeds which of the cell organelle have to be more active? तो जैसा कि हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर हम राइबोसोम्स के बारे में कंसीडर करते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होगा आंसर, बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे लिपिड या ऑयल सिंथेसिस के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यही। बात करें न्यूक्लियोलाई की, न्यूक्लियोलाई मतलब न्यूक्लियोलस, प्लूरल में केवल न्यूक्लियोलाई है, अदरवाइज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में हमारे कौन बनेंगे, आरएनए बनेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल इज। अब माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल, तो जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है वो तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन काम करेगा, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वहां पर एनर्जी कौन बनाएगा। तो एनर्जी कौन बनाएगा, तो यहाँ पर आपको पता होगा एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम्स। क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। और ये मीजोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक्सटेंशन ही होता है। जब हम पढ़ते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है कैप्सूल या स्लाइम लेयर, देन है सेल वॉल और देन है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कुछ एक्सटेंशन बनाती है और उन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। और इनके अंदर क्या मिलते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो क्या करेंगे, एटीपी प्रोडक्शन में इनकी हेल्प करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं उनके बारे में आपको पता होगा कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। देखते हैं अब इनमें क्या ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज दियर जेनेटिक मटेरियल। इनके पास में डीएनए या आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। नेक्स्ट, वायरसेस विल नॉट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। तो आपको पता है वायरस जो है बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, है ना, बैक्टीरियोफेज। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन जो है वो भी गलत है। नेक्स्ट,
वायरसेस यूज होस्ट मशीनरी टू प्रोड्यूस दियर ओन प्रोटीन, इनके पास खुद की मशीनरी है, किसके लिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए। और वायरसेस आर यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, और इनका यूज हम वैक्सीन बनाने में। नो, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है ये हमारा पूछा है नॉट ट्रू, यानी कि सही नहीं है, जबकि ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों? वायरसेस विल नॉट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी, वो इन्फेक्ट कर सकते हैं किसे? बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को ही तो इन्फेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, viruses will not infect bacteria, fungi and algae. Next question. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल हैव वन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनके पास में क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होना चाहिए? दे हैव मोर पेप्टिडोग्लाइकेन इन दियर सेल वॉल, दे शो रेड कलर ऑन ग्राम स्टेनिंग, फ्लैजिला फाउंड ऑन ऑल ओवर द बॉडी, दे विल हैव मेसोसोम एज द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो स्पेसिफिक तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बात चलेगी सबसे सेल वॉल की, क्योंकि वही जो है ग्राम स्टैनिंग का मतलब है हमने ग्राम जो स्टैन लेते हैं उससे हम बैक्टीरिया को स्टैनिंग करके देखते हैं, तो जो स्टैनिंग शो करता है उसे पॉजिटिव, जो नहीं करता है वो नेगेटिव। वो किसकी वजह से हो रहा है? सेल वॉल, उसकी कवरिंग की वजह से। तो सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा हो गया? ये, दे हैव मोर पेप्टिडोग्लाइकेन इन दियर सेल वॉल। बाकी ये जो है कि मेसोसोम, ये तो बैक्टीरिया में मिलेंगे ही, सही फ्लैजिला भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a red blood cell, again red blood cell erythrocyte was placed in an animal cell RBC in 3 different solutions, हमने इनको solutions में रखा है, different है, सबकी concentration different होगी। अब हम इसमें morphological observation देखेंगे, यानी कि उसके structure में क्या क्या change हुआ है। were made under a microscope, the above 3 solution can be classified in the order of। पहला solution है normal morphology। normal morphology का मतलब है ना तो जो वो जो कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड है ना वो अंदर गया है ना बाहर, या ना तो एंडोस्मोसिस हुआ है ना एक्सोस्मोसिस, यानी कि ये हो गया आइसोटोनिक। ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? आइसोटोनिक। दूसरा है स्वलन एंड हीमोलाइज्ड, क्या हो जाएगा? वो जो सेल है आरबीसी वो क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। स्वेलअप होने का मतलब है उसके अंदर क्या गया? वाटर एंटर हो गया। वाटर एंटर होने का मतलब है वो उसे कौन से सॉल्यूशन में रखा गया है? हाइपोटोनिक में। किसमें रखा गया है? हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो वाटर कहाँ चला गया? आरबीसी के अंदर एंडोस्मोसिस के थ्रू, और आरबीसी क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। और थर्ड जो सॉल्यूशन है वो रिजल्ट दे रहा है श्रंकन और क्रीमेटेड। ये क्या हो जाएगी? वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, श्रंक हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? उसे हमने कौन से सॉल्यूशन में रखा है? हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक का मतलब है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि उसमें वाटर क्या है? कम है। तो वाटर कम है, आरबीसी के अंदर ज्यादा होगा वाटर, तो यहाँ से हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, thin cuboidal strips are made by slicing a potato. They are all made to be exactly 8 cm long and 2 mm wide. Each strip is placed in sugar solution of different concentration. After soaking it for 5 hours, their length are measured again. The following graph show the results of the experiment. What concentration of sugar solution is isotonic with the contents of the cell of the potato? अब आइसोटोनिक के लिए क्या आप रिजल्ट निकालेंगे? यही ऑब्जर्वेशन होगा ना। आइसोटोनिक का मतलब है ना कोई चेंज नहीं हुआ है, ना एंडोस्मोसिस हुआ है ना एक्सोस्मोसिस हुआ है। दैट मीन्स इस ग्राफ में ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन है जो उसकी जो मेन उसकी जो लेंथ थी उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो अप्रोक्स 0.4 कंसंट्रेशन पर शो हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर था, तो उसके अंदर लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4। नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग आर नॉट प्लास्टिड? प्लास्टिड कौन नहीं है? तो प्लास्टिड जो है वो कलरफुल पिगमेंट है जो प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। प्लास्टिड जो है 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। अब उस ल्यूकोप्लास्ट में भी, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है फर्स्ट, इस ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स होते हैं, क्योंकि कलरलेस पिगमेंट है और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। सो यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी आता है तो ये भी क्या है, प्लास्टिड ही है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जो अदर देन ग्रीन कलर पिगमेंट वाला होता है, क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन सा प्लास्टिड नहीं है, तो टोनोप्लास्ट नहीं है। टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल जो होती हैं, उन वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उन्हें क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, और उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल सेप। तो टोनोप्लास्ट यहाँ पर प्लास्टिड नहीं है, बाकी ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट का टाइप क्या है, एमाइलोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करेगा, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है प्रोटीन, या एल्यूरोप्लास्ट भी हम इसे कहते हैं, तो ये प्रोटीन स्टोर करेगा, और क्रोमोप्लास्ट जो है फ्लावर्स की पेटल्स वगैरह में मिलेगा, जो उसे कलर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, health is all about eating, fasting, balance. When you fast for extended periods, your cell clean out and recycle the intercellular garbage. The organelle responsible for this are. तो आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल हैं जो आपके बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसे खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, तो वो है आपके सामने लाइसोसोम। क्योंकि हमने नाम इसलिए ऐसा दिया है इसे, लाइसिस मतलब डाइजेशन और सोमा मीन्स बॉडी, तो लाइसिस मीन्स डाइजेशन और सोमा मीन्स बॉडी, यानी कि यही ऐसा ऑर्गेनेल है जो क्या करेगा, सफाई करेगा सेल के अंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेल्युलर ऑर्गेनेल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल। अब सबसे पहले एक्रोसोमल वेसिकल क्या है, तो स्पर्म के ऊपर एक स्ट्रक्चर मिलती है जो कौन बनाएगा, गोल्जी बॉडी बनाता है एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम जो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके पास स्पेशल एंजाइम्स होंगे, मटेरियल्स होंगे जो उस ओवम की मेम्ब्रेन जो है उसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके, ताकि फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स हो सके। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, ये तो स्ट्रेट आंसर है, गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी। ये है ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट रिकॉर्डेड द डेटा फॉर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, और यहाँ पर एक पूरा टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं सारे कि कौन कौन सी किसके अंदर प्रेजेंट है। तो जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, जहाँ प्रेजेंट यानी कि एब्सेंट है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है PQRST। अब ये PQRST यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेल वॉल जो है PQ में प्रेजेंट है, RS में एब्सेंट है, और T में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ ये सही होगा कि आप ऑप्शन से इसका आंसर निकाल ले, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ऑप्शन से निकालने में। सबसे पहला देखिए, पहला कैरेक्टर देख लीजिए, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, यस, इसकी सेकंड बाउंड्री ही, सेकंड जो एनवेलप का पार्ट है वो क्या होता है, सेल वॉल। बाहर वाला तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर। प्लांट में सेल वॉल होती है, यस। वायरसेस में सेल वॉल नहीं होती है, आर, ठीक है, नहीं होती है, इसने भी लिखा हुआ है। एनिमल में भी नहीं होती है, फंजाई में होती है, सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है। बात करते हैं दूसरा कैरेक्टर, बैक्टीरियम, पी। बैक्टीरियम जो है वो क्या है, उसके पास में सेल वॉल भी है। क्योंकि बात करें प्लांट के पास भी है सेल वॉल, तो पहला ही कैरेक्टर आप देख करके वैसे तो पहचान सकते हो। वायरस के पास में सेल वॉल नहीं है। फंजाई, अब यहाँ पर एस लिखा हुआ है कि फंजाई के पास में सेल वॉल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि फंजाई के पास में सेल वॉल होती है। अगेन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास तो ठीक है नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल होती है, तो ये ऑप्शन अगेन गलत हो गया। पहले वाले ही जो ऑप्शन है उससे आप पहचान सकते हैं, पहले वाला जो कैरेक्टर दिया हुआ है उसी से। नेक्स्ट, वायरस और एनिमल, यहाँ पर ये थोड़ा सा सही दिया हुआ है, लेकिन प्लांट, बैक्टीरियम, फिर आपको अगेन, क्योंकि यहाँ पर अब आपके थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, तो इसमें आपको दूसरे कैरेक्टर जो है वो भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि वही है जो क्या करेगा, प्लांट और बैक्टीरिया में डिफरेंस जो है डिसाइड कर देगा। तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट, और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी कि
P तो है बैक्टीरियम, Q है प्लांट, R है वायरस, S एनिमल एंड T इज फंगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bacterium has a generation time of 50 minutes. A culture contain 10⁻⁸ cells per ml is incubated for 300 minutes. What will be the number of the cell after 300 मिनट? तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो टाइम दिया गया है, क्योंकि वो उसने एक जनरेशन का टाइम तो दिया होता है, तो एक जनरेशन का टाइम दिया हुआ है 50 मिनट। क्या दिया हुआ है? 50 मिनट दिया हुआ है एक जनरेशन का टाइम। अब 50 मिनट और टोटल टाइम के लिए उसने पूछा है, तो टोटल टाइम हमारे पास है 300 मिनट। तो सबसे पहले तो 300 मिनट को 50 मिनट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और यहां पर जो आएगा आपके आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6। अब हमें इस 6 साइकिल के हिसाब से ही क्या निकालनी है, बैक्टीरिया की जो जनरेशन है वो निकालनी है। अब एक साइकिल में कितनी बन रही है, कितना कल्चर हो रहा है, 10⁸ क्या हो रहा है, 10⁸। अगर हम पहले जनरेशन की बात करें, स्टार्टिंग के 50 मिनट में क्या हुआ, 10⁸ बनी। स्टार्टिंग के 50 मिनट्स में क्या हुआ, 10⁸ सेल बनी। और अगर हम दूसरे साइकिल की बात करें, तो दूसरे साइकिल में कितनी बनेगी, 2 × 10⁸। क्या बनेगी, 2 × 10⁸। और हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 6। कितना आ रहा है, 6। तो आप इसको क्या कर दें, 2 की पावर 6 कर दें। तो 2 की पावर 6 करने से ये आ जाएगा आपके 64, और उसके बाद में लिखा हुआ है 10⁸। बट आपका आंसर जो है 10⁸ में दिया हुआ है, लेकिन वहां पर 6.4 है, तो ये तो हो जाएगा आपके गलत। यहाँ पर ये वाला जो है आपने क्या किया, इसमें एक हम जो है यहाँ पर चेंज कर देंगे, 6.4 एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और आपके एक पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज 6.4 × 10⁹ सेल्स। ये हुआ है हमारे 6 टाइम के कल्चर के बाद, 6 टाइम हमने उस साइकिल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A stain was developed by a group of scientists to stain particular cell organelle. The stain was tested on various tissue derived from an autopsy sample from a mammal. The organelle were counted. The result showed maximum number of the organelle in a cell of brain, lesser in cell of heart, least in mature sperm and absent in erythrocyte. Identify the organelle from following option. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा है जो सबसे ज्यादा किसमें है, मैक्सिमम है ब्रेन में, उससे कम है हार्ट में, बहुत कम है मैच्योर स्पर्म में, और एब्सेंट है किसमें, एरिथ्रोसाइट में। तो एरिथ्रोसाइट जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसीज में, मैच्योर आरबीसीज में कौन प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन देख करके आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है किसमें, एरिथ्रोसाइट में। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, देखिए कंसीडर करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेल्युलर वाई यूकैरियोटिक सेल आर मल्टीसेल्युलर। ऐसा नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक ठीक है यूनिसेल्युलर है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टीसेल्युलर यूनिसेल्युलर दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ओके, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। देखते हैं इसके बाद भी। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोइड कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नो, न्यूक्लियोइड जो है वो ओनली किसके अंदर कहते हैं हम, प्रोकैरियोट सेल के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, जो विदाउट मेम्ब्रेन के होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन व्हाइल यूकैरियोटिक फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, वैसे ही गलत हो गया है। नेक्स्ट है, हिस्टोन आर प्रेजेंट। हिस्टोन जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं किनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और थर्ड जो है न्यूक्लियोइड वाला, तो न्यूक्लियोइड वाला ऑप्शन जो है हमारा, हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई विच अमंग्स दीज आर फॉल्स। फॉल्स पूछा गया है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोइड तो क्या हो गया, फॉल्स। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक वाला यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर, तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हैं हमारे, फॉल्स हो गए। तो ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 mm long bacterial cell was magnified and drawn to be dimension of 6 centimeter. How many times has it been magnified? तो मैग्निफिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफाइड वैल्यू जो दी गई है उस वैल्यू को पुट करना है, मैग्निफाइड वैल्यू अबव जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी रियल वैल्यू है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइड वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और एक्चुअल जो है वो दी हुई है 4 मिलीमीटर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि मैग्निफिकेशन करना है, आप मैग्नीफाइड कर रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। अब माइक्रोस्कोप की भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसे माइक्रोमीटर में देखता है। किसमें देखेगा? माइक्रोमीटर में दिखा सकता है। सेंटीमीटर में तो ऑब्वियसली बात है वो दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर को डायरेक्टली माइक्रोमीटर में हम चेंज कर देंगे। तो 6 इंटू यहाँ पर हम इसे 10⁴ और नीचे जो है वो 4 रह जाएगा। ये आ जाएगा 5.1 इंटू 1.5 1.5 इंटू 10⁴। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।